हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो हमने स्टार्ट किया है एक सीरीज जिसका नाम है चरक चिकित्सा सीरीज, जिसमें हम लोग चरक चिकित्सा स्थान में टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल 30 चैप्टर्स हैं। उन सभी 30 चैप्टर का हम लोग सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा वाला पार्ट, सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा वाला पार्ट जो चिकित्सा स्थान में दिया हुआ है, वो हम लोग इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। और ये सीरीज़ बहुत ही मैंने सिंपल बनाया है ताकि एक एक पॉइंट जो है वो सिस्टमेटिकली हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि क्योंकि जो फाइनल ईयर है उसमें चिकित्सा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर ये सीरीज़ आपने अच्छे से कर लिया तो आपका जो काय चिकित्सा सब्जेक्ट है तो वो भी ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस जो भी कल्प वगैरह है एक्स्ट्रा याद करने का वो याद करना रहेगा आपको। तो आज हम लोग अपने जो चिकित्सा सीरीज है उसमें चैप्टर नंबर 19 चिकित्सा स्थान, चैप्टर नंबर 19 का अतिसार चिकित्सा अध्याय जो है उसका हम लोग चिकित्सा देखने वाले हैं। बेसिकली अतिसार का चिकित्सा हम लोग देखने वाले हैं और उसके जो भी टाइप्स है उसकी चिकित्सा हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हूँ। अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑन कर ले ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। और मैंने थर्ड ईयर जो प्रोफेशनल ईयर है यानी कि जो फाइनल ईयर है अभी का, उसके लिए मैंने एक सेपरेट ग्रुप बनाया है जिसमें मैं फाइनल ईयर से रिलेटेड जो भी नए NCISM के बुक्स वगैरह है मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो आप इसको फॉलो कर लें। और जो भी सीरीज़ में लाता हूँ यहाँ पे आपको अपडेट इसके मिल जाएंगे इस ग्रुप में। तो इस ग्रुप को फॉलो कर ले, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले चिकित्सा स्टार्ट करने से पहले आचार्य ने कुछ निर्देश दिया है। क्या निर्देश दिया है? सबसे पहले तो बोला है कि सन्निपातज चिकित्सा, मान लो सन्निपातज अतिसार है, ठीक है, सन्निपातज अतिसार है या फिर ऐसा अतिसार है जो कि अभी असाध्य नहीं हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है? जो भी प्रधान दोष है उसकी चिकित्सा करनी है और कुछ विशेष परीक्षण करना है। कौन कौन सा? तो HUD से हम लोग याद रख सकते हैं, दैट इज हेतु का परीक्षण करते रहना है, उपसय से परीक्षा करके ट्रीटमेंट करनी है और दोषों का विशेष वहाँ पे परीक्षा करके उसको ट्रीट करना है। कब? जब वो अतिसार जो है वो असाध्य नहीं हुआ है और सन्निपातज अवस्था में भी है, तो हमें हेतु, उपशय और दोष विशेष की परीक्षा करके उसको ट्रीट करते रहना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो यहाँ पे रखा है। ठीक है, उसके बाद आचार्य ने बताया है कि आगंतुज अतिसार, अभी अगर आपको अतिसार के भेद पता हो तो टोटल 6 भेद होते हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज। ठीक है, सुश्रुत ने अलग कहे हैं, क्या बोलता है उन्होंने? भयज और आमज बताया है, तो इसका ध्यान रहे। ठीक है, लेकिन चरक ने यहाँ पे भयज और शोकज बताया है। तो वहाँ पे सबसे पहले इसी की चिकित्सा का उल्लेख किया है आचार्य चरक ने। क्या बोलते हैं कि जो आगंतुज अतिसार यानी कि जो भयज और शोकज है उसकी चिकित्सा तुम कैसे करो? तो वातज चिकित्सा के जैसे ही करना है। एक तो वातज्ञ चिकित्सा करनी है, मतलब जो भी वातज अतिसार की चिकित्सा रहेगी वही करनी है। फिर वहाँ पे हर्षण करना है और आश्वासन देना है। अब एक बात बताओ कि कोई शोक में है तो शोक में क्या करोगे तुम? उसको हर्षण करोगे, उसको प्रफुल्लित करोगे, उत्साह लाओगे उसके अंदर। और दूसरा क्या है? आश्वासन कब दोगे? जब बहुत आदमी डरा हुआ है, भय की स्थिति में है, तब हम लोग उसको आश्वासन चिकित्सा देंगे कि सब ठीक हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो 3 चिकित्सा प्रोटोकॉल आता है आगंतुज के लिए। पहला आता है वातज्ञ चिकित्सा करनी है, दूसरा हर्षण और हमारे पास आश्वासन चिकित्सा करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आचार्य ने देखो यहाँ पे अतिसार में संशोधन के कब करना है उसके बारे में बताया है और यहाँ पे डेफिनेशन भी बताया है। तो कहते हैं कि दोषाः सन्निचिता यस्य विदग्ध आहार मूर्छिता, यानी कि अतिसार रोग में जब विदग्ध आहार के कारण कुपित हुए दोष शरीर में जाकर के संचित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुपित हुए दोष शरीर में जाकर के संचित हो जाते हैं, वो हम लोग अतिसाराय कल्पन्ते, यानी कि उसको अतिसार कहते हैं। जब दोष जो है क्या हो जाते हैं? विदग्ध आहार के कारण शरीर में जाकर के संचित हो जाते हैं। अभी उसकी चिकित्सा कैसे करनी है? तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि
सर्वप्रथम उन दोषों को निकालना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि संशोधन करो, यानी कि बाहर निकालो। भूयस्थान संप्रवर्तयेत, यानी कि जो भी चिपके हुए दोष है, संचित हुए दोष हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से चिकित्सा करते हैं। संप्रवर्तनीय अभ्यास का उपयोग करना है। तो सबसे पहले बात ये ध्यान में रखनी है कि अगर रोगी है उसका बल अच्छा है, तो स्टार्टिंग के कुछ जो वेग होते हैं, स्टार्टिंग के जो एपिसोड्स होते हैं, उसको निकलने दो। क्या करने दो? निकलने दो। ठीक है। और अगर वहां पे कष्ट से, यानी कि सकष्ट वहां पे अतिसार की प्रवृत्ति हो रही है, तब हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे पहला औषध आया हमारे पास कि हरितकी चूर्ण का यूज करेंगे। उससे क्या होगा? वहां पे संप्रवर्तन होगा, मतलब सुखपूर्वक वहां पे अतिसार जो है वो निकलेगा। तो यहाँ पे इसका हरितकी का लाभ बताया हुआ है कि उदर आमय किसके लिए यूज हुआ है? अतिसार के लिए। देह में लघुता लाता है और जाठरा अग्नि की वृद्धि करता है, इसलिए वहां पे हम लोग को सबसे पहले हरितकी चूर्ण का प्रयोग करना है। फिर सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या बताया है आचार्य ने कि मध्य दोषज और अल्प दोषज अतिसार की चिकित्सा कैसे करेंगे। तो अगर वहां पे मध्य दोषज अतिसार है तो दीपन और पाचनीय जो प्रमथ्या है उसका प्रयोग करना है, और अगर अल्प दोषज अतिसार है तो वहां पे लंघन करना है। ठीक है। अगर मध्यम दोषज अतिसार है तो दीपन करना है और पाचनीय प्रमथ्या का प्रयोग करना है, लेकिन अगर अल्प दोष है तो वहां पे सिर्फ लंघन करना है। उसके बाद यहाँ पे दोष के अनुसार यहाँ पे त्रिविध प्रमथ्या के बारे में बताया गया है। तो अगर तुम्हें याद करना हो तो याद कर सकते हो, वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब तुम सारे चैप्टर्स पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे द्रव्य आएंगे, तो वो सभी याद करना इम्पॉसिबल है। तो इसको छोड़ भी सकते हो। याद क्या करना है? ये करना है। देखो ये इम्पोर्टेंट है। तो वहां पे दोष के अनुसार त्रिविध पेय जल का प्रयोग किया गया है, वो याद करना है कि कफज अतिसार में हम लोग वच्चा अतिविषा सिद्ध जल देंगे, पित्तज अतिसार में हम लोग मुस्तक परपटक सिद्ध जल देंगे, और वातज अतिसार में हम लोग रुबेड़ श्रृंगवेर सिद्ध जल देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, त्रिविध पेय जल, ये याद रख लेना। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे आम अतिसार में कुछ पथ्य बताए हैं। तो दीपन और संग्राही द्रव्यों का प्रयोग तो करना है, लेकिन कब? जब आम अतिसार निकल जाए तब करना है। ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ पथ्य बताए हैं, वो ध्यान में रखना है। लघु अन्न पान कराना है, तक्र का पान करा सकते हैं, कांजी का पान करा सकते हैं, यवागु है, तर्पण है, सुरा है, मधु है, यवागु अगेन यहाँ पे विलेपी है, खड है, युष है, मांसरस, ओदन। तो यहाँ पे तुम यहाँ से यवागु विलेपी से यवी खड युष मांस भात, ऐसे कुछ एक लाइन बना करके याद रख सकते हो। बाकी ये सब हम लोग तक्र, सुरा, मधु, लघु अन्नपान, ये सब ध्यान में रखेंगे। कांजी है, ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है संप्रवाहिका अतिसार की चिकित्सा, मतलब अतिसार के साथ वहाँ पे प्रवाहिका भी है, तो उसकी चिकित्सा कैसे करनी है। तो उसको तुम मूलक का यूष दो, बदर का यूष दे सकते हो, या फिर उपोदिका आदि का शुष्क शाक लेना है, उसको दही और दाड़िम के साथ सिद्ध करके प्रभुत मात्रा में वहाँ पे स्नेहन मिला करके देना है। ठीक है। तो वो हम लोग सब प्रवाहिका अतिसार की चिकित्सा करेंगे। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, क्या है? प्रवाहिका की चिकित्सा यहाँ पे बताई है कि यहाँ पे खड यूष का प्रयोग करना है। अभी ये खड यूष कैसे बनाएंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाल बिल्व का कल्क लेना है, तिल का कल्क लेना है, अम्ल दधि शर लेना है, और स्नेह से निर्मित वहाँ पे खड बनाना है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाल बिल्व और तिल का कल्क यहाँ पे जो ले रहे हैं उसको अम्ल दधि सर में मिला करके, स्नेह मिला करके उसको खड के रूप में यूज कर रहे हैं प्रवाहिका में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है वर्च क्षय की चिकित्सा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 2-3 याद रख सकते हो, जैसे यमक में भ्रुष्ट धान्य योश और शाली अन्न के साथ दे सकते हैं, या फिर यमक में भ्रुष्ट अम्ल दाड़िम रस को साली चावल के साथ दे सकते हैं। तो ये दो तीन तुम जितने याद हो सके तुम रख सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे पुरुष का क्षय हो गया है तो इससे चिकित्सा करेंगे। ये मैं टिक लगा दे रहा हूँ, ये और ये याद कर सकते हैं, आसान है। और भी जो भी तुम्हें आसान लगे वो याद कर सकते हो। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट में क्या आता है? गुद निस्सरण की चिकित्सा, मतलब वहाँ पे गुद का निस्सरण हो रहा है, वहाँ पे गुद बाहर निकल रहा है।
मतलब प्रोलैप्स हो रहा है बेसिकली, तो वहाँ पे चिकित्सा कैसे करनी है। तो अगेन इम्पॉर्टेंट है कि अम्ल द्रव्य से सिद्ध सर्पी का पान भी कराना है और उसी सर्पी से हम लोग को अनुवासन बस्ती भी देना है। तो पहला क्या करना है, वहाँ पे अम्ल द्रव्यों से सिद्ध सर्पी का पान करना है और दूसरा उसी सर्पी से हम लोग को अनुवासन बस्ती दे देना है। फिर यहाँ पे आचार्य ने कुछ घृतों के नाम भी बताए, जैसे चांगेरी घृत हो गया, चव्य आदि घृत हो गया, ठीक है, और दशमूल आदि वहाँ पे स्नेह का प्रयोग करने के लिए बोला है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट घृत है, एक चांगेरी घृत आ गया और दूसरा हमारे पास चव्य आदि घृत। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो चांगेरी घृत है वो गुद भ्रंश रुजापहम, यानी कि गुद भ्रंश के साथ अगर रुजा है तो अब हम लोग चांगेरी घृत देंगे, अगर सिर्फ गुद भ्रंश है तो अब वहाँ पे हम लोग चव्य आदि घृत का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अनुवासन बस्ती के लिए उन्होंने बोला है कि दशमूल ले लो, फिर बिल्व सिद्ध स्नेह ले लो, उससे बस्ती दे दो, अनुवासन बस्ती दे दो। कब देना है, गुद निस्सरण में, ठीक है। तो ये हमारे पास गुद निस्सरण की चिकित्सा हो गई। उसके बाद वहाँ पे बताते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा स्तब्ध हो गया है या फिर भ्रष्ट गुद हो गया है तो उसकी चिकित्सा कैसे करोगे। पहला है स्नेहन करोगे, वहाँ पे जो भी प्रोलैप्स हुआ है गुद, उसका सबसे पहले स्नेहन करो, फिर वहाँ पे स्वेदन करो और उसके बाद पिच्चू के द्वारा पुनः वहाँ पे स्थापन कर दो, ठीक है। पिच्चू के द्वारा पुनः स्थापन कर दो उस भ्रष्ट गुद और स्तब्ध गुद को, ठीक है। समझ में आ रहा है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना और भी मैं इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो बहुत ही आसान है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद आता है, आचार्य कहते हैं कि औषध सिद्ध क्षीर का प्रयोग करना है। कौन कौन से क्षीर का प्रयोग कर सकते हो, आसान है, एरंड मूल के त्वक से सिद्ध क्षीरपाक ले लो या फिर बाल बिल्व कल्क से सिद्ध क्षीरपाक ले लो, कुछ भी याद रखो, बस याद रहना चाहिए। या फिर यमक मिश्रित वहाँ पे धार उष्ण दूध ले लो। हमें क्षीरपान का प्रयोग करना है, इतना ध्यान में रखो, और कोई भी द्रव्य एक दो याद कर लो। मैंने तो यहाँ पे एरंड मूल त्वक और बाल बिल्व, क्योंकि बाल बिल्व पीछे भी आया था प्रवाहिका वाले चिकित्सा में, इसलिए मैंने ये ध्यान में रखा है कि बाल बिल्व कल्क से सिद्ध क्षीरपाक लेना है। ये सभी जो है ना वो वातज चिकित्सा का ही पार्ट था, वातज अतिसार का ही चिकित्सा का पार्ट था जो भी हमने अभी पढ़ा। अब हम लोग आते हैं पित्तज अतिसार की चिकित्सा कैसे करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, वहाँ पे लंघन कराना है, उसके बाद पाचन कराना है। अतिसार में ध्यान रखना ना, अतिसार में अगर आमज अतिसार है तो स्टार्टिंग में जैसे हमने बोला कि स्टार्टिंग में अगर बल अच्छा है रोगी का तो निकल जाने दो वेग को, उसके बाद तुम्हें लंघन पाचन से ही वहाँ पे अग्निदीपन करना है, लंघन करना है, पाचन कराना है, यही चिकित्सा मेन है। उसके बाद तुम्हें जो भी दोष वहाँ पे प्रधान होंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग पित्त पैतिक अतिसार की चिकित्सा देखेंगे तो वहाँ पे पित्त प्रधान मान करके हम लोग उसकी चिकित्सा करेंगे, पित्त की चिकित्सा करेंगे। तो पित्त की चिकित्सा क्या होगी, तृष्णा है, तृष्णा उत्पन्न हुआ है, उसका शमन करना है। तो अगर तुमने मुस्तक परपट उशीर सारिवा, यानी कि हमने क्या पढ़ा था, याद करो, ज्वर में षडंग पानीय क्वाथ वहाँ पे पढ़ा था, तो वही हम लोग जल वहाँ पे देंगे अगर तृष्णा उत्पन्न हो रही है पित्तज अतिसार में तो, ठीक है। फिर यहाँ पे बला आदि से सिद्ध वहाँ पे यवागु दे सकते हो, मंड दे सकते हो, तर्पण दे सकते हो, मुद्ग यानी कि मूंग वगैरह की खिचड़ी वगैरह यूज दे दो, वहाँ पे सूप पीने के लिए दे दो। अगर मांस खाने वाला व्यक्ति है तो उसको लावक आदि, लावक है, तितिर है, बटेर है, मांस रस खाने के लिए दे सकते हो तुम। उसके बाद देखो एकदम सिंपल सा ट्रीटमेंट है, उसका दीपन करना है, दीपनीय, पाचन करना है, पाचनीय, फिर उपशमनीय, यानी कि तृष्णा है तो उसका उपशमन करेंगे, सड़ंग पानीय सिद्ध जल देंगे। फिर वहाँ पे संग्रहणीय, यानी कि जब वहाँ पे आम दोष निकल जाता है तब हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, रोकेंगे, संग्रहणीय वहाँ पे योगों का यूज करेंगे। पित्त का समझ में आ रहा है कैसे चिकित्सा प्रोटोकॉल चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आचार्य ने पैतिक अतिसार नाशक कुछ योग बताए हैं। तो बहुत सारे योग हैं, इतने याद नहीं रहते हैं सच पूछो तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, सिंपल सा अति विषा आदि योग हम लोग याद रखेंगे। पहला द्रव्य को पकड़ना है, बाकी आदि लगा देना है,
तो यहाँ पे अति विषा आदि योग का हम लोग पैतिक अतिसार में यूज करेंगे, ठीक है। वैसे ही हम लोग किरातिक आदि योग का यूज कर सकते हैं, बिल्वादि योग का यूज कर सकते हैं। तो बस आदि लगा के तुम याद करना। उसके बाद आचार्य ने क्या बोला है कि जब उपरोक्त औषध पाचन के बाद संग्राही द्रव्यों से सिद्ध वहाँ पे मांसरस भी देना है, और पुरानी जो पुराना चावल होता है रक्तशाली चावल का, वहाँ पे उसको सेवन कराना है। मतलब आहार विहार बताया है, औषध देने के बाद उसको क्या आहार विहार करना है। फिर आचार्य ने पित्तज अतिसार में बोला है कि क्षीर का भी प्रयोग करो, क्षीर का भी प्रयोग करो। कौन से क्षीर का? अजा क्षीर का प्रयोग कर सकते हो, या फिर गाय के क्षीर का, दूध का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे अजा क्षीर में उन्होंने बोला है कि अग्नि दीपन करता है, बल वर्ण की प्राप्ति भी कराता है। और जो गोदुग्ध के लिए क्या बोला है? पयसाम तम विरेचयेत, यानी कि विरेचन करता है। गोदुग्ध क्या करता है? सुख विरेचन कराता है। इसलिए हम लोग इसको पित्तज अतिसार में यूज कर सकते हैं एज अ क्षीर प्रयोग, ठीक है। पित्तज अतिसार में क्षीर प्रयोग करने के बाद हम लोग अनुवासन बस्ती का प्रयोग करेंगे। अनुवासन बस्ती में कौन से द्रव्य यूज कर रहे हैं वो भी बहुत महत्व का है। पहला हम लोग है शतपुष्पा, दूसरा है शतावरी। इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। शतपुष्पा लेना है, शतावरी लेना है, तेल लेना है, दूध लेना है। इससे सिद्ध घृत से हम लोग को अनुवासन बस्ती देनी है। उसके बाद बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है पिच्छा बस्ती का प्रयोग। तो पित्तज अतिसार में, पित्त अतिसार में वहाँ पे पिच्छा बस्ती का प्रयोग कब बताया गया है? अनुवासन के बाद बताया गया है। आगे और भी प्रयोग आएगा पिच्छा बस्ती का, लेकिन अनुवासन से पहले आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि पित्तज अतिसार में पिच्छा बस्ती जो है वो अनुवासन के बाद में यूज़ करना है, ठीक है। तो पिच्छा बस्ती के लिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। पिच्छा बस्ती योग जो है वो कैसे बनाते हैं? पुटपाक विधि से हम लोग जो भी शून्य किया हुआ सालमली वृंत होता है, सालमली वृंत का हम लोग कल्क लेते हैं एक मुश्ती, ठीक है। उसको गोदुग्ध में डालते हैं। गोदुग्ध कितना लेना है? एक प्रस्त। और उसमें स्नेह मिलाते हैं, और मधु यानी कि यष्टि मधु का कल्क मिलाते हैं, और उससे हम लोग अपना पिच्छा बस्ती तैयार करते हैं। पिच्छा बस्ती से पहले हमारा पूर्व कर्म क्या होना चाहिए? उसको अभ्यंग के द्वारा स्नेहन करना है, रोगी का स्वेदन करना है, उसके बाद बस्ती देनी है। पश्चात कर्म क्या रहना चाहिए? प्रधान कर्म तो हमारा पिच्छा बस्ती देना हो गया। पश्चात कर्म क्या रहेगा? उसके बाद उसको स्नान करने के बाद रोगी को अगर वेजिटेरियन है तो वहाँ पे दूध का प्रयोग कर सकते हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मांस रस दे सकते हैं। किसके साथ देना है? शाल्यादि भोजन, यानी कि शाली चावल आदि के साथ देना है, ठीक है। इसके फलश्रुति क्या आई है? कहाँ कहाँ पिच्छा बस्ती का यूज करना है? तो अतिसार एक तो ध्यान में रहेगा, पित्तज अतिसार हो गया, जीर्ण अतिसार हो गया, ये तो दो ध्यान में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी बचे हुए याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, बहुत ही अटपटा सा है लेकिन याद रहता है। जशो गोग्रह, जशो गोग्रह से क्या हो जाएगा? ज से हमारे पास ज्वर हो जाएगा, सो से हमारे पास शोथ हो जाएगा, गु से हमारे पास गुल्म हो जाएगा, और ग्रह से हमारे पास ग्रहणी प्रदोष हो जाएगा, ठीक है। और बाकी एक बचा हमारे पास विरेचन के अति योग में भी, और अस्थापन बस्ती के अति योग में भी हम लोग पिच्छा बस्ती का प्रयोग करते हैं। तो ये हमने कुछ पिच्छा बस्ती के लिए पॉइंट्स देखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ तक हमने जो है वो पित्तज अतिसार की चिकित्सा की। क्या की? एक बार खाली पॉइंटर्स ध्यान में रखना। क्या क्या पॉइंट हमने देखा? पहले लंघन करना है, फिर पाचन करा दो, उसके बाद अगर तृष्णा है तो षडंग पानीय सिद्ध जल से वहाँ पे उसको दे दो पीने के लिए, तृष्णा है तो। फिर बला आदि का यवागु या फिर मंड वगैरह दे दो, मुद्ग आदि युष दे दो, मांसरस खाता है तो लावक आदि पंछी का मांसरस दे दो। दीपनीय, पाचनीय, उपशमनीय और संग्राहीय योग का वहाँ पे प्रयोग करना है। फिर हमने एक योग देखा, अति विषा आदि योग देखा। बाकी तुम लोग बना सकते हो योग यहाँ से। फिर कुछ हमने पथ्य का देखा, पथ्य क्या क्या लेना है। फिर क्षीर का प्रयोग करना है, गोदुग्ध या फिर अजा दूध का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अनुवासन बस्ती देनी है, और फिर पिच्छा बस्ती देनी है। तो ये कुछ चिकित्सा प्रोटोकॉल है जो कि हम लोग को अपने जो भी प्रैक्टिस है उसमें हम लोग को इंक्लूड करके चलना है। उसके बाद आता है रक्त अतिसार। रक्त अतिसार की चिकित्सा, अभी पित्तज अतिसार ठीक नहीं हुआ तो आगे जाके वो रक्त अतिसार उत्पन्न कर देगा। तो वही वहाँ पे उन्होंने बोला है रक्त अतिसार के हेतु, संप्राप्ति और लक्षण बताए हैं। तो रक्त अतिसार का हेतु क्या है? पित्तज अतिसार रोगी के द्वारा
बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा पित्तवर्धक अन्नपान आहार विहार किया तो रक्त अतिसार उत्पन्न हो जाएगा। लक्षण क्या होंगे? तो वहाँ पे रक्त निकलेगा, सरक्त मल की प्रवृत्ति होगी। बाकी पित्त के लक्षण तृष्णा होगा, विदाह होगा वहाँ पे, और गुदपाक होगा। गुदपाक ये इंपॉर्टेंट है, दो दो तो इंपॉर्टेंट है, एक तो सरक्त मल की प्रवृत्ति होगी, बाकी गुदपाक होगा, और शूल तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। इसकी चिकित्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रक्त अतिसार की चिकित्सा, अगर चाहो तो ये 2 लाइन का श्लोक याद कर सकते हो। क्या है? तत्र छागम पयः सस्तम शीतम स मधु सरकरम। ये बहुत ही आसान है। और उसको यूज कैसे करते हैं? पानार्थम भोजनार्थम गुद प्रक्षालने, यानी कि हमें जो है वो रक्तज अतिसार के अंदर मधु शर्करा से मिश्रित हुआ अजा दूध का पान करने के लिए देना है, या फिर खाने में दे सकते हैं, या फिर उससे हम लोग गुद का प्रक्षालन कर सकते हैं। तो रक्तज अतिसार की चिकित्सा बहुत ही आसान है। इसमें पिच्छा बस्ती भी आएगा, कब आएगा वो ध्यान में रखना है, और किस कंडीशन में देनी है वो ध्यान में रखना है। अगर रक्तज अतिसार है तो मांस का प्रयोग करना चाहते हो तो घृत भ्रुष्ट पारावत आदि मांसरस का प्रयोग कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा चीनी मिला दो, शर्करा मिला दो, और रक्तशाली ओदन के साथ दे दो खाने के लिए। बाकी अगर वो नहीं है तो तुम हरीन या फिर अजा रक्त का भी वहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट योग है, क्या नाम है? नील उत्पल आदि योग। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अनुपान क्या रहेगा? अजा क्षीर। रक्तज अतिसार में सब कुछ अजा पे निर्भर है, सब कुछ बकरी से ही करना है, ठीक है? तो अजा याद रखना, अनुपान भी अजा क्षीर है, अजा का रक्त भी दे रहे हैं, ठीक है? ऊपर हमने देखा कि छाग पया, छाग किसके लिए? अजा के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग उसी का दूध भी यूज़ कर रहे हैं, अजा का, ठीक है, बकरी का। फिर यहाँ पे रक्त संग्रहण करने के लिए कुछ योग बताए हैं। पहला है हमारे पास शतावरी क्षीर का प्रयोग करना है, शतावरी क्षीर, ठीक है। दूसरा हम लोग दारव्याधि घृत का भी वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि गुद पाक की चिकित्सा कैसे करनी है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। प्रक्षालन के लिए हम लोग गुद प्रक्षालन के लिए पंचवल्कल ले सकते हैं, पटोल या फिर मधुक सिद्ध ले सकते हैं। पान कराने के लिए गोघृत में शर्करा मधु या फिर अजा दूध में शर्करा मधु यूज़ कर सकते हैं। नहीं है कुछ तो इच्छू रस पिला दो उसको, उससे उसका गुद पाक की चिकित्सा हो जाएगी, ठीक है। फिर गुद पाक में हम लोग को अगर बाह्य उपचार करना है तो सिंपल सा है, चंदन आदि तेल ले लो, या फिर शत धौत घृत आता है, उसको कार्पस से गुदा में लगा लो, कार्पस से गुदा पर लगा लो। अगर प्रतिसारण करना है तो पटोल आदि द्रव्यों को जो चूर्ण है उसका हम लोग प्रतिसारण कर सकते हैं। लेप लगाना है तो हम लोग पटोल आदि द्रव्यों के कल को घृत में मिला करके यूज कर सकते हैं, इजी है। उसके बाद आता है सशूल रक्त अतिसार की चिकित्सा, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सशूल रक्त अतिसार की चिकित्सा क्या करनी है? वहाँ पे हमें देनी है पिच्छा बस्ती, पिच्छा बस्ती देनी है। कब? सशूल अगर रक्त अतिसार है तो हमें पिच्छा बस्ती देनी है। उसके बाद हमें देनी है अनुवासन बस्ती। पित्तज में क्या था? अनुवासन बस्ती देने के बाद पिच्छा बस्ती दिया था हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पिच्छा बस्ती देने के बाद अनुवासन बस्ती दे रहे हैं। कैसे? प्रपौंड्रिक सिद्ध घृत से हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद आता है दुर्बल गुद की चिकित्सा। तो कुछ नहीं करना है, जो गुद प्रदेश है उसमें स्नेहन का प्रयोग करना है। उसके बाद है अतिसार की चिकित्सा में बस्ती कर्म। तो अतिसार की चिकित्सा में बस्ती कर्म हम लोग कौन सा? अनुवासन बस्ती का यूज कर रहे हैं। पित्त युक्त अगर प्रकुपित वायु है तो हम लोग वहाँ पे अनुवासन बस्ती देंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे एक पॉइंट है कि मल के पूर्व, मल के साथ या फिर मल के बाद अगर रक्त की प्रवृत्ति हो रही है तब हम लोग उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? तो वहाँ पे हम लोग शतावरी घृत का यूज करेंगे। पहले भी यूज किया है रक्त अतिसार में। अगर शतावरी वहाँ पे घृत नहीं है, शतावरी घृत नहीं है, तो नवनीत यानी कि जो भी बटर है उसमें चीनी और मधु मिला करके हम लोग दे सकते हैं। उसका रेशो क्या रहना चाहिए? 4:2:1, यानी कि 4 भाग नवनीत, 2 भाग शर्करा और 1 भाग मधु मिला करके हम लोग वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है लास्ट हमारे पास कफज अतिसार की चिकित्सा। तो कफज अतिसार की चिकित्सा कैसे करनी है? सेम, पहला स्टेप सेम रहेगा हमारे पास, लंघन और पाचन करना है। दूसरा स्टेप रहेगा हमारे पास दीपन करने का, जो भी आम अतिसार नाशक दीपनीय गण है उनका प्रयोग करेंगे। और अगर
ऊपर दोनों फर्स्ट और सेकंड हमारे पास काम नहीं करता है, तब हम लोग जाएंगे कफग्न चिकित्सा की ओर। 3 लाइन में हमारी चिकित्सा हो गई। उसके बाद कुछ यहाँ पे कफज अतिसार नाशक योग दिए हैं, तो हमने क्या क्या याद रखने हैं। पहला है अजाजी आदि चूर्ण, दूसरा है रसांजन आदि चूर्ण और तीसरा है कपित्थ आदि चूर्ण। 3 ही याद रखने हैं हमें, अजाजी आदि चूर्ण, रसांजन आदि चूर्ण और कपित्थ आदि चूर्ण। फिर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कफज अतिसार में भी पिच्छा बस्ती का प्रयोग करना है, लेकिन कब, उसके लिए भी कंडीशन दिया है कि अगर कफज अतिसार में वात कफ का विबंध हो, मतलब कफ के साथ वात भी हो, मल के साथ वहाँ पे कफ का अत्यधिक श्राव उत्पन्न हो रहा है, शूल हो रहा है और प्रवाहिका है, तब उसकी चिकित्सा हमें पिच्छा बस्ती से करनी है। पहला तो सेम है जो हमने पहले याद किया है कि शाल्मली वृंत से निर्मित पिच्छा बस्ती दे सकते हैं। अगर वो नहीं है तो हम लोग पिपली, बिल्व, कुष्ठ, सताहवा और वचा, सेंधो मिला करके हम लोग पिच्छा बस्ती दे सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर वहाँ पे अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना है, जैसा कि रक्तज अतिसार में हमने किया कि पिच्छा बस्ती देने के बाद अनुवासन बस्ती दिया था, वैसे ही हम लोग कफ में भी पिच्छा बस्ती देने के बाद हम लोग अनुवासन बस्ती देंगे। तो पिच्छा बस्ती देने के बाद उसको स्नान कराना है, भोजन कराना है, उसके बाद हम लोग वहाँ पे बिल्व तेल से अनुवासन बस्ती देंगे। ठीक है, वेरी इजी। उसके बाद आचार्य बताते हैं कि अगर कफज चिकित्सा करने के कारण वहाँ पे कफ का क्षय हो गया है और वात की वृद्धि हो गई है, प्रवृद्ध हो गया है वात पक्वाशय में, तब हमें वात को शीघ्र ही जीतना पड़ेगा, नहीं तो वो रोगी को मार सकता है। तो उसके बाद आता है हमारे पास सन्निपातज अतिसार की चिकित्सा। तो सन्निपातज अतिसार की चिकित्सा कैसे करनी है। अगर सम त्रिदोषज अतिसार है तो सबसे पहले वात की चिकित्सा करेंगे, उसके बाद पित्त की चिकित्सा करेंगे और अंत में हम लोग कफ की चिकित्सा करेंगे। और अगर विषम त्रिदोषज अतिसार है, मतलब दोष की तरतमता है, मतलब दोषों में तरतमता है, तब हम लोग जो बलवान दोष होगा उसकी सबसे पहले चिकित्सा करेंगे। तो ऐसे हम लोग सन्निपातज अतिसार की चिकित्सा करेंगे। इस टाइप की चिकित्सा को पता है क्या कहते हैं, आवस्थिक चिकित्सा, आवस्थिकी चिकित्सा। आवस्थिकी चिकित्सा कौन कौन से चैप्टर में आए हैं, तो याद रख सकते हो। राज के गांव में, राज से हम लोग राजयक्षमा, ज से ज्वर में आया हुआ है, जी से ग्रहणी में आया हुआ है, ए से अतिसार में आया हुआ है और आगे वात रक्त में भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है वो अपना अतिसार की चिकित्सा देखी, कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल बताए हैं आचार्य चरक ने। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी अगर आपको सजेशन हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें। धन्यवाद।